Hello everyone, my name is Hassan Ali. I'm a qualified chartered accountant with over 4 years of professional experience and little bit of teaching experience as well. मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ सीए, एसीसीए के स्टूडेंट्स को, फाइनेंस प्रोफेशनल्स को और एनी प्रोफेशनल्स जो कि ऑडिट को परस्यू कर रहे हैं, उनको हेल्प आउट करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो कि सीए फाइनेंस के स्टूडेंट्स होते हैं, एसीसीए फाइनेंस के स्टूडेंट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि वेयर टू स्टार्ट, हाउ टू यूज़ द स्टैंडर्ड्स और हम अपनी प्रिपरेशन कैसे करें, हेल्प आउट हो सकते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम आइज़ा 200 सीरीज जिसमें हम स्टार्ट करेंगे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अच्छा, मैं पहले बताता चलूँ कि ये जो स्टैंडर्ड का समराइज वर्जन है, मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँगा, ऑल्दो हम हाउ टू यूज़ द स्टैंडर्ड्स, उनकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कैसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए और स्टैंडर्ड हमें कैसे हेल्प आउट करेंगे इन एग्जाम्स और एज वेल एज इन प्रोफेशनल लाइफ, हम उसके ऊपर एक सेपरेट टॉपिक के ऊपर हम वीडियो भी बनाएंगे और आप मेरे से वैसे भी राब्ता कर सकते हैं। So coming back to these notes. So these are the summarized version of ISA 200 series. I'll be teaching you guys with these summarized version of notes. Uh, ये complete ISA standards की information नहीं है, but these are the summarized version and it will help you guys to have a overall general scenario कि ISA 200 है क्या, वो कहता क्या है, ऑडिटर्स की जिम्मेदारियां क्या हैं, उन्होंने क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो एक ऑडिट का पार्ट होती हैं और ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है और इस सारे नोट्स में हमने एक समराइज़ वर्ज़न यूज़ किया हुआ है जो कि आप लोगों को एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए हेल्प आउट करेगा। सो स्टार्ट करते हैं कायदा 200 सीरीज़ से। हाँ, बताता चलूँ कि इसके अलावा मैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर फर्दर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ ऑन ऑल द स्टैंडर्ड्स फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम आइदर 200 सीरीज देन 300 400 500 600 एंड आई विल बी कंप्लीटिंग द ओवरऑल सिलेबस ऑफ सीए एंड एसीसीए फाइनल एग्जाम्स। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई भी क्यूरी हो, आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, आप लोगों ने कुछ पूछना हो, आप लोगों के कोई भी सवाल हैं, आप मेरे से रीच आउट कर सकते हैं ऑन लिंक्डइन ऑन माय ईमेल। आई विल बी गिविंग माय ईमेल ऑन द डिस्क्रिप्शन एंड लिंक्डइन आईडी एज वेल, सो यू कैन रीच मी आउट एज वेल। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला जो टॉपिक होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता क्या है। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल पास्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे जो पास का वर्ड है ये काफी एक इम्पोर्टेंस रखने वाला है, बिकॉज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो पास्ट इंफॉर्मेशन की बेस पे होती हैं। क्या कोई ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि फ्यूचर की इंफॉर्मेशन के बेस पर भी हों? तो यस, देयर आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि फ्यूचर की बेस पे भी होती हैं, लेकिन हम उनको प्रोजेक्शंस कहते हैं और हम उनको फोरकास्ट कहते हैं। सो दिस इज समथिंग, अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो वो पास्ट इंफॉर्मेशन की बेस पे ही होती हैं। तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल पर्पस भी हो सकती हैं और स्पेशल पर्पस भी हो सकती हैं। जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, जो कि बेसिकली एक वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए बनी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एसईसीपी ने या सोकपा ने या यूके के किसी इदारे ने एक ऐसा फ्रेमवर्क बना दिया कि एवरी सिंगल कंपनी इस फ्रेमवर्क को यूज करते हुए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी और एसईसीपी को या सोकपा को या एनी अदर यूके और यूएस लॉ को लॉ मेकिंग अथॉरिटीज को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करवाएगी, तो वो एक जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएंगी। और इसके अलावा स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होती हैं जो कि स्पेसिफाइड यूजर्स के लिए बनती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑल्सो भी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिंगल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एलिमेंट और समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम इसके बारे में फर्दर पढ़ेंगे इन आइजा 700 सीरीज जिसमें और आइजा 800 सीरीज जिसमें हम ये सारा कुछ कवर कर रहे होंगे। सो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, जिसमें हमारा बैलेंस शीट होती है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है, हमारा अदर कंप्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट होती है, हमारे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी होती है, हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है एंड हमारे नोट्स एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो सकती हैं, इसमें बेसिकली हमारा स्पेशलाइज्ड पर्पस के लिए हो सकते हैं या किसी जुरिस्डिक्शन में इस चीज को अलाउ किया जाता होगा किसी वर्ल्ड वाइड में कि आप सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिंगल एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करवाएं, तो वो भी
उसके लिए बनाई जाती हैं, जिसमें हम हो सकता है खाली P&L स्टेटमेंट होती होगी, या खाली बैलेंस शीट स्टेटमेंट होती होगी, या खाली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होगी। तो कोई भी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर हम देखें जिसमें खाली सिंगल एलिमेंट है और वो 5 के 5 एलिमेंट्स नहीं है, जिसमें बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंट्स हैं। अगर इसमें से कोई भी एक एलिमेंट के ऊपर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो वो सिंगल एलिमेंट में चली जाएंगी। एंड समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या होता है कि आप इन्हीं समराइज कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक समरी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो आगे चलते हैं फ्रेमवर्क के ऊपर। फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क मीन द क्राइटेरिया, बेसिस, स्टैंडर्ड, रूल्स एंड रेगुलेशन यूज्ड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके भी आगे से दो टाइप्स हैं। फ्रेमवर्क के ऊपर चलते हैं। फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क मीन द क्राइटेरिया, बेसिस, रूल्स एंड रेगुलेशन यूज्ड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देयर आर मेनी टाइप देयर आर मेनी टाइप ऑफ फ्रेमवर्क्स, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क एंड स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। इसके अलावा फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क ऑब्वियसली जैसे हमने ऊपर बात की कि जनरल पर्पस फ्रेमवर्क वब यूज होगा जब हमने वाइड रेंज ऑफ यूजर के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं। स्पेशल फ्रेमवर्क हम वब यूज करेंगे जब हम एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, जैसे कि बैंकर्स के लिए, लोन एग्रीमेंट के लिए, या मर्जर और एक्विजिशन के लिए। इसके अलावा एक फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है और एक कंप्लायंस फ्रेमवर्क है। इसके ऊपर भी हम बात करते हैं नीचे, हमने इसके ऊपर भी अभी आगे आना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आगे चलते हैं जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के ऊपर। एग्जाम्पल ऑफ जनरल पर्पस फ्रेमवर्क क्या हो सकती है? IFRS फॉर एसएमईज, नेशनल फ्रेमवर्क किसी भी कंपनी का हो सकता है, यूएस गैप है, यूके गैप है, XYZ लॉ ऑफ जुरिसडिक्शन एक्स है। सो दिस इज समथिंग के हम जनरल पर्पस में ले जाएंगे, क्योंकि ये एक वाइड रेंज ऑफ यूजर के लिए बने गए हैं। हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूएस गैप्स जो हैं या आईएफआरएस हैं या आईएफआरएस फॉर एसएमईज हैं, ये एक वर्ल्ड वाइड फ्रेमवर्क यूज हो रहे हैं, हर इंडस्ट्री में लग रहे हैं। जिस जिस इंडस्ट्री के अंदर रेलेवेंट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लग रही है, वहां पे ये फ्रेमवर्क यूज हो रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर इफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज अदर देन आईएफआरएस, जुरिसडिक्शन और फ्रेमवर्क शैल आल्सो बी रेफर्ड इन द ओपिनियन। ये चीज बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमने ऑडिटर ओपिनियन के अंदर इस चीज को कवर करना होता है कि हमने किस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किया है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बनी है। तो हमने इस चीज को अपनी ऑडिट ओपिनियन के अंदर लेना होता है। हाँ, ऑडिट ओपिनियन के ऊपर इंशाल्लाह जब हम आजा 700 के अंदर जाएंगे, तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। सो दिस इज समथिंग कि अगर हमने ये चीज याद रखनी है कि अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आईएफआरएस के अलावा है, तो हमें इस चीज को मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क हमने पहले जैसे बात की कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर किसी भी स्पेशल पर्पस के लिए बनाई गई हैं, स्पेसिफाइड यूजर्स के लिए बनाई गई हैं, तो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क हम यूज करेंगे। तो वो कौन सी एग्जांपल्स हम देखते हैं? रेगुलेटरी बेसिस हो सकती हैं, टैक्स बेसिस हो सकती हैं, कैश बेसिस हो सकती हैं, या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हो सकती हैं। रेगुलेटरी बेसिस क्या हो सकती है कि एससीसीपी हो गया, नैब हो गई, नैब सोकपा हो गया, या कोई भी ऐसा इदारा है जो कि आपको रेगुलेटर बता दे कि भाई आपने ये फ्रेमवर्क यूज करना है और इसके अकॉर्डिंग आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, तो वो आपका रेगुलेटरी बेसिस हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज याद रखनी है कि अगर कोई रेगुलेटर ने फ्रेमवर्क बनाया है वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए, जो कि एप्लीकेबल है एक वाइड रेंज ऑफ यूजर के लिए, ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए, तो वो फिर जनरल पर्पस में आ जाएगा, वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क नहीं रहेगा। इसके अलावा टैक्स बेसिस हो सकती हैं, कैश बेसिस हो सकती हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हो सकती हैं। मैं ये जो समराइज फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन है और ये नोट्स हैं, ये मैं आपको नीचे लिंक के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी इंफॉर्मेशन और जो आप बताना चाहें कि इसके अंदर हम ये भी एडिशन कर सकते हैं, फील फ्री टू कांटेक्ट विद मी। और इसके अलावा अगर आप मेरे से वैसे कोई डिस्कशन करना चाहते हैं स्टैंडर्ड्स के ऊपर या एजुकेशन के ऊपर या आप अपने फ्यूचर के ऊपर, तो आप फील फ्री टू रीच मी आउट एनी टाइम। हाँ, आगे चलते हैं फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के ऊपर। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क इज अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दैट रिक्वायर्स compliance with the requirements of framework and contain the acknowledgement that to achieve fair presentation, it may be necessary for management to provide the disclosure in addition to specified requirement of framework or to depart from a requirement of framework। बेसिकली फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क कहता क्या है? वो कहता है कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना आपकी ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। अब ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए अगर आपको कोई एडिशनल डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं जो कि फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं है, और आपको लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रू एंड फेयर होने के लिए ये एडिशनल डिस्क्लोजर्स आने चाहिए, तो आपको ये डालने पड़ेंगे। और अगर आपको लगता है कि
फ्रेमवर्क की कोई रिक्वायरमेंट है कि आपने इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये डिस्क्लोजर देने हैं या आपने ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, लेकिन उस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या उस डिस्क्लोजर देने की वजह से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं रहेंगी, तो आप उस रिक्वायरमेंट से डिपार्ट भी कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग, वो कहता है कि ओवरऑल फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए आप कुछ भी करें, आप एडिशनल डिस्क्लोजर प्रोवाइड करें या आप डिपार्ट करें किसी रिक्वायरमेंट से, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं, तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँगा। इन फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क ऑडिटर एक्सप्रेस ओपिनियन वेदर, 2 टाइप्स होती हैं कि हम यहाँ पे 2 टाइप्स की वर्डिंग यूज़ कर रहे होते हैं अपने ओपिनियन में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद फ्रेमवर्क, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर presented fairly in all material respects in according with the framework. Both the phrases are equivalent. हम यहाँ पे फर्स्ट फ्रेज यूज कर लें या सेकंड फ्रेज यूज कर लें, स्टैंडर्ड अलाउ करता है और इसमें हम अपना ओपिनियन कवर कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट फ्रेमवर्क है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। Compliance framework is a financial reporting framework that require compliance with the requirement of framework and does not contain acknowledgement which are contained in the fair presentation framework regarding the additional disclosure or departure from requirement of framework to achieve the fair presentation. In compliance framework, the auditor express opinion whether the financial statements are prepared in all material respect in accordance with the framework. अच्छा, बेसिकली आपको इसके नाम से पता लग रहा होगा कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या कहता है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क कहता है कि आई डोंट नो कि ट्रू एंड फेयर व्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया है कि आप लोगों ने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ करनी है, ये डिस्क्लोज़र यूज़ करने हैं या आपने इस बेसिस के ऊपर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। इवन दो कि अगर आप वो कंप्लायंस करते हैं और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही, डज़न्ट मैटर, आई विल बी एक्सेप्टिंग दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मेरे कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक होंगी। तो यहाँ पे जो वो बात कर रहा है कि विच आर कंटेन्ड इन द फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, देखें, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क ने कहा था कि आप कोई भी डिस्क्लोजर एडिशनल प्रोवाइड करें या आप फेयर व्यू के लिए किसी रिक्वायरमेंट से डिपार्ट आउट करते हैं, तो ओके, आई विल बी एक्सेप्टिंग दैट। लेकिन कंप्लायंस फ्रेमवर्क कहता है कि नहीं, अगर आपने मेरा फ्रेमवर्क यूज़ किया है, तो आप किसी भी मेरी रिक्वायरमेंट से डिपार्ट नहीं कर सकते और आपको कंप्लीट एक्सेप्टेंस देनी होगी हर किस्म के फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट के ऊपर, और फिर ही आप दे सकते हैं कह सकते हैं अपने ओपिनियन के अंदर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द फ्रेमवर्क। अब अब आगे चलते हैं, अगर हम देखें इसके ऊपर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के ऊपर कि ये क्या होता है, एएफआरएफ। हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे होंगे। AFRF is the financial reporting framework adopted by management to prepare the financial statement. AFRF is required to be disclosed in financial statement to communicate basis of preparation of financial statement. Basically देखें, अब हमने ऊपर फ्रेमवर्क की बात की थी ना कि हमने इन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। कौन से फ्रेमवर्क हो सकते हैं? आईएफआरएस है, आईएफआरएस और एसएमईज है, गैप है। तो आपने जो भी फ्रेमवर्क यूज़ किया है और मैनेजमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और उसके अकॉर्डिंग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही हैं, तो हमने उसको डिस्क्लोज़ करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर और हमने उसकी डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना है। A description that financial statements are prepared in accordance with applicable financial reporting framework is appropriate only if all the requirements of that framework are met. यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम जो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमने एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर एग्जांपल आईएफआरएस के अकॉर्डिंग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, हम वब ही लिख सकते हैं कि अगर हमने सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स ऑफ आईएफआरएस को कंप्लाई किया है। क्वालिफाइंग और लिमिटेड लैंग्वेज इज नॉट अलाउड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इन सब्सटेंशियल कंप्लायंस विद आईएफआरएस। हम इस तरह की लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते कि क्या हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्सटेंशियली कंप्लायंस है विद आईएफआरएस, नहीं, या तो कंप्लायंट होंगी या नॉन कंप्लायंट होंगी। बिटवीन दैट देयर इज नो सच थिंग कि सब्सटेंशियली कंप्लायंस में है हमारी आईएफआरएस, तो हम ऐसी कोई भी डिस्क्लोजर और अपने ओपिनियन के अंदर इस चीज को हम कहीं भी कैटर नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज को हमने काफी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पार्टीज इंगेज इन द ऑडिट। सबसे पहले कि ऑडिट के अंदर पार्टीज कौन सी इन्वॉल्व होती हैं। मैनेजमेंट होती है, दो चार भी गवर्नेंस होते हैं, ऑडिटर होते हैं, ऑडिट टीम होती है, आपकी जो मैनेजमेंट का सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट है, जूनियर मैनेजमेंट की पार्ट है, क्लाइंट की ओवरऑल जो
मैनेजमेंट है वो इन्वॉल्व होती है, इसके अलावा ऑडिटर इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको वन बाय वन चलते हैं। मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। मैनेजमेंट मीन द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ एंटिटी ऑपरेशन, जिसमें आपके सीएफओ होते हैं, सीईओ होते हैं, आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं। Those charged with governance means person responsible for overseeing the direction and accountability। जैसे कि आपके डायरेक्टर, जैसे मैंने अभी बात की, आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। समटाइम मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस में बी सेम। आप लोगों की जो मैनेजमेंट है एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस है वो सेम भी हो सकते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है या अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं और उस मेन जो सीनियर पोजीशन के अंदर एम्प्लॉयज हैं वो हैं ही दो से तीन, फॉर एग्जांपल जो कि आपके सीनियर मैनेजर है, वही आपका बिजनेस ओनर है, या वही आपका डायरेक्टर है, वही आपका सीईओ है। क्योंकि आपने देखा होगा छोटे बिजनेसेस के अंदर ज्यादातर यही होता है कि एक पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया, वही सारे बिजनेस के काम चला रहा है, वही बता रहा है कि कौन सा पैसा कितना लगेगा, क्या चीज आएगी, क्या चीज आएगी, किसके साथ काम करना है, किसी के साथ नहीं काम करना। तो आपका मैनेजर भी है, वो आपका डायरेक्टर भी है, वही आपका सीईओ भी है, वही आपका हर कुछ है उस कंपनी का। तो ये भी हो सकता है कि आपके मैनेजमेंट और दो चार भी गवर्नेंस सेम भी हो सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर अ, हम 210 के अंदर इस चीज को कवर करेंगे कि हम ऑडिट एक्सेप्ट ही वर्क करते हैं अगर मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैनेजमेंट उसको हम पढ़ेंगे जाके तो एज ए 210 में। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ कवर करेंगे कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। एंड ऑडिट इज कंडक्टेड ऑन द प्रेमिस that management and where applicable those charged governance is responsible for preparation of financial statement in accordance with applicable financial reporting framework for design and implementation of internal controls and to provide the relevant information and unrestricted access to auditors। यहाँ पे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सबसे पहले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रू एंड फेयर व्यू लेके आने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है। ऑडिटर उसको सिर्फ वेरीफाई करता है कि क्या जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं। अब ट्रू एंड फेयर व्यू देने के लिए अगर देखो एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर कंट्रोल्स ही नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रही, उन कंट्रोल्स के अंदर कोई गवर्नेंस स्ट्रक्चर नहीं है, तो क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देंगी? नहीं। कोई भी आके कोई भी एंट्री पास कर देगा, कोई भी आके कुछ भी कह देगा कि ये वाला डिस्क्लोजर डाल दो और ये वाला डिस्क्लोजर निकाल दो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रू एंड फेयर व्यू दिलवाने के लिए भी आपके जो कंट्रोल्स हैं, आपकी डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए आपकी कंपनी के अंदर, ताकि आप उस चीज को अचीव कर सको। आपके अंदर कोई मैनेजमेंट ओवर आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। मैनेजमेंट ओवर आउट ऑफ कंट्रोल वैसे ही होता है कि अगर आपके जो कंट्रोल्स हैं वो मैनेजमेंट खुद ही ओवरराइड करके कोई नॉन फ्रॉडलेंट कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो या कोई फ्रॉड करना चाहे, तो जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। तो इस चीज से बचने के लिए, फ्रॉड से बचने के लिए, या किसी किस्म के एरर से बचने के लिए जो कंट्रोल्स बनाए जाते हैं वो भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। एंड टू प्रोवाइड द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो इसके अंदर देखें ऑडिटर का क्या काम है। वो जाता है, वो बेचारा जाता है मैनेजमेंट के पास, वो कहता है कि भाई मुझे अपना डाटा दे दो, मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दो जिससे आपने ऑडिट करवाना है। मैनेजमेंट आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे देगी कि ये देखो ये हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की है, लेकिन अगर आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही दी नहीं कि मेरे पास जो एसेट्स हैं, मेरे पास जो रेवेन्यू आ रहा है या मेरे पास जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं, इसकी ये इन्फॉर्मेशन है, इसकी ये इन्फॉर्मेशन है, इसकी ये इन्फॉर्मेशन है, ये इस वजह से हमने इतना रिकॉर्ड किया, ये डाटा, अगर आपको ये डाटा ही नहीं देंगे तो क्या आप लोग ऑडिट कर सकते हो? नहीं। ऑडिटर ऑडिट ही नहीं कर सकता। तो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देना भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखो आपको जो भी डाटा चाहिए आप इससे नहीं मांग सकते, आप उससे नहीं मांग सकते, आपको सिर्फ मेरे से ही पूछना है। देखो अगर आप, ये भी तो हो सकता है कि अगर आपको इस तरह की अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस लगा रहे हैं तो वो किसी फ्रॉड को या किसी ऐसे इशू को छुपाना चाह रहे हैं कि ये ना हो कि अगर वो उस बंदे के पास जाए और उसके डिस्कशन के थ्रू उनको वो बंदा उसको बता दे कि यार पिछले महीने हमारी कंपनी में ये चोरी हुई थी या ये फ्रॉड हुआ था या डायरेक्टर इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व है। तो इस चीज से बचने के लिए अगर आपको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस नहीं दे रहे और वो कह रहे हैं कि भाई नहीं आपने सिर्फ एक ही बंदे से राब्ता करना है जो भी आपको जो चाहिए, तो ये भी एक ना स्कोप लिमिटेशन के ऊपर जाती है बात। स्कोप लिमिटेशन के ऊपर हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि स्कोप लिमिटेशन होती क्या है, ये भी हम आइज़ा 700 सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको स्कोप लिमिटेशन की, वैसे आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन देता चलूं कि स्कोप लिमिटेशन सिर्फ वो होती है कि अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर इंफॉर्मेशन ही नहीं ऑब्टेन कर पाए और आपके पास उस एलिमेंट के ऊपर या आपके पास उस चीज़ के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी एलिमेंट के ऊपर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो आपका स्कोप लिमिटेशन आ जाएगी कि क्योंकि आपके पास कोई अदर वे नहीं है। आप
को मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करी, आपने अदर प्रोसीजर अप्लाई किए और आपको नहीं पता कि अब यहाँ पे स्टिल हम कैसे इस पॉइंट के ऊपर, इस एलिमेंट के ऊपर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सके, तो ये चीज़ एक स्कोप लिमिटेशन के ऊपर जाती है। खैर, हम आइज़ा 700 सीरीज के अंदर कवर करेंगे, जब हम ओपिनियंस की टाइप्स के ऊपर, और हम ओपिनियन कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या क्या मिसस्टेटमेंट्स होती हैं, क्या क्या टाइप के इश्यूज होते हैं जो आइडेंटिफाई होते हैं, हम ये सारा कुछ वहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए, हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर्स। यहाँ पे जब मैंने अपना सीए स्टार्ट किया था, मुझे याद पड़ता है, तो मुझे भी यही लगता था कि ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। ऑडिटर ने अगर कह दिया है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, तो इट मीन कि देर इज नो एरर इन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 100% क्लियर है। और ऑडिटर जो होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स चेक करता है, 100% रिकॉर्ड चेक करता है। ऑडिटर का काम क्या होता है, फ्रॉड डिटेक्ट करना। ये सारी चीजें मेरे माइंड में थी। लेकिन जब मैंने सीए शुरू किया और उसके बाद मैंने ऑडिट पढ़ना शुरू किया और फिर मैं प्रोफेशनल फील्ड में आया, तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि ऑडिटर का काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना नहीं है। ऑडिटर का काम एब्सोल्यूट एश्योरेंस देना नहीं है। ऑडिटर का काम 100% ट्रांजैक्शन चेक करना नहीं है। ऑडिटर का काम फ्रॉड डिटेक्ट करना नहीं है। देखो, हमारे जो प्रोसीजर्स होते हैं वो इस चीज़ को कवर ज़रूर कर रहे होते हैं कि कोई अगर फ्रॉड हो तो वो डिटेक्ट हो जाए। हम इस चीज़ को अपने स्केप्टिसिज्म का पार्ट बना रहे होते हैं, हम इसको प्लानिंग का पार्ट बना रहे होते हैं, लेकिन क्या हमारी ये ज़िम्मेदारी है? नहीं, एज़ ऑडिटर हमारी ये ज़िम्मेदारी नहीं होती। हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? To obtain the reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement, whether due to error or fraud, to enable the auditor to express opinion whether the financial statements are prepared in all material respect in accordance with applicable financial reporting framework, and second, to report on the financial statement and to communicate as required by the ISAs in accordance with the auditor's finding। बेसिक जो ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है कि आपने एक रीजनेबल एश्योरेंस देनी है। हम रीजनेबल एश्योरेंस के ऊपर आगे जाके बात करते हैं कि व्हाट इज द रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिटर का काम है आपने एक रीजनेबल एश्योरेंस देनी है कि हाँ, मुझे लगता है एज पर द प्रोसीजर आई हैव बीन अप्लाइड कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। क्या मैं ये बात यहाँ पे कर रहा हूँ कि फ्री फ्रॉम ऑल मिसस्टेटमेंट्स है? नहीं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं। तो ऑडिटर का काम है कि आपने चेक करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, क्या ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, कोई ऐसी मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। इसके अलावा ऑडिटर का काम है कि आपने रिपोर्ट प्रोवाइड करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, जिसके अंदर आप ओपिनियन दे रहे होते हैं, आप जिसके अंदर आप अपना बेसिस ऑफ ओपिनियन दे रहे होते हैं। हम उसके ऊपर फर्दर बात करेंगे एज 700 के अंदर कि रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है। और इसके अलावा जो भी कम्युनिकेशन एज पर द स्टैंडर्ड्स हमें प्रोवाइड की गई है कि भाई आपने इस चीज़ के ऊपर आपने डिस्कशन करनी है, ये कम्युनिकेशन करनी है, आपने ये कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के साथ, दोस्त चार्टर्ड गवर्नेंस के साथ, रेगुलेटर्स के साथ, जनरल पब्लिक के साथ ये कम्युनिकेट करना है अपने ओपिनियन के थ्रू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर के थ्रू। हमारी ऑडिटर ओवरऑल जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हमारा ये 3 है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स होते हैं, एग्जिस्टिंग और प्रोस्पेक्टिव स्टेक होल्डर। होल्डिंग कंपनी हो सकती है हमारी, हमारी सब्सिडरीज हो सकती हैं, हमारे लैंडर्स हो सकते हैं, डोनर्स हो सकते हैं, टैक्स अथॉरिटीज हो सकती हैं, हमारी जनरल पब्लिक भी हमारे स्टेक होल्डर ही है, क्योंकि उनका स्टेक इन्वॉल्व है कि हमारी कंपनी क्या कर रही है। जैसे कि हमने एक्सपेक्टेशन गैप की बात की कि एक्सपेक्टेशन गैप क्या होता है कि लोगों को लग रहा होता है कि एक्सटर्नल ऑडिटर जो होता है वो 100% फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस देता है। और अगर मैं इस चीज़ के ऊपर चलूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट का ये काम हो सकता है। क्या ऑडिटर का काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना, या चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है, या किसी भी अकाउंटेंट का काम है? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का और किसी भी एसीसीए और क्वालिफाइड फाइनेंस प्रोफेशनल का काम हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना। लेकिन जो आपका एक्सटर्नल ऑडिटर है उसका काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना नहीं है, उसका काम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई और चेक करना होता है। तो दिस इज समथिंग कि एक्सपेक्टेशन गैप गैप में आ जाता है। इसके अलावा और भी फर्दर ऑडिटर के एक्सपेक्टेशन गैप की एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर हम चलें आगे, नेचर एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट हमारा क्या होता है? स्कोप ऑफ ऑडिट इन्वॉल्व एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट डज नॉट अश्योर फ्यूचर वायबिलिटी और एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। हाउएवर, लोकल लॉ may require auditor to provide opinion on other specific matters। एज ऑडिटर हमारा जो एंगेजमेंट जो कि हम ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा स्कोप क्या है? हमने सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर क्या करना है, हमने ओपिनियन एक्सप्रेस करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। हमने ये नहीं ओपिनियन देना कि भाई
फ्यूचर में इसकी क्या वायबिलिटी होगी, या मैनेजमेंट कितनी इफेक्टिव थी, या मैनेजमेंट ने कितनी एफिशिएंसी शो कराई, हमारा ये काम नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ अपना एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। लेकिन लोकल लॉ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, लोकल लॉ हमें कोई और भी स्पेसिफाइड टाइप ऑफ ओपिनियन के ऊपर कह सकते हैं कि आपने एज ऑडिटर अपने ओपिनियन के अंदर इन पॉइंट्स को भी डिस्कस करना है। देर आर सम स्पेसिफिक मैटर जिनके ऊपर हम पाकिस्तान के अंदर या हम अदर जुरिस्डिक्शन के अंदर ओपिनियन दे रहे होते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे ऑडिटर रिपोर्ट के साथ, ये जिसमें हम सबसे पहले ऑडिटर रिपोर्ट के एलिमेंट्स क्या हैं वो आपको एक कंप्लीट दिखा दूंगा। उसके ऊपर हम डिस्कशन एक बाद में करेंगे, लेकिन मैं एक ऑडिट रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगा और इसके अंदर फिर हम ऑडिट रिपोर्ट को डिस्कस करके और उसके बाद फिर हम आगे अगले स्टैंडर्ड पढ़ रहे होंगे। लेवल ऑफ अश्योरेंस, यहाँ पे जैसे हमने ऊपर बात की कि ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या एब्सोल्यूट अश्योरेंस देनी होती है, नहीं, हमने ऊपर बात की थी कि ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है लिमिटेड अश्योरेंस और रीजनेबल अश्योरेंस देने की। तो लेवल ऑफ अश्योरेंस क्या होते हैं? देयर आर थ्री लेवल ऑफ अश्योरेंस: लिमिटेड अश्योरेंस, रीजनेबल अश्योरेंस और एब्सोल्यूट अश्योरेंस। क्या ऑडिटर की जिम्मेदारी है? नहीं, ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देता है। ऑडिटर कौन सी अश्योरेंस दे रहा होता है? लिमिटेड अश्योरेंस दे रहा होता है या रीजनेबल अश्योरेंस दे रहा होता है? क्या किसी भी वे में एब्सोल्यूट अश्योरेंस दी जा सकती है? एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर जिसमें हमारी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है, हम यूजुअली उसके अंदर, मैंने नहीं अभी तक देखा कि कहीं एब्सोल्यूट अश्योरेंस प्रोवाइड की जा रही हो। लेकिन हाँ, कोई स्पेसिफाइड एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स अगर हम कर देते हैं कि भाई हमारी एंगेजमेंट का स्कोप ही ये है कि भाई आपने 100% ट्रांजैक्शन वन बाय वन स्टार्ट करनी है। आपने 100%, आपको कोई नैब, किसी कंपनी के ऊपर नैब ने केस खोल दिया है, ठीक है, और जो आपकी पुलिस के इदारे हैं, जो आपके इंफॉर्मेशन गैदरिंग रेगुलेटर्स के इदारे हैं, उन्होंने आपको अपॉइंट करवाया कि भाई आपने 100% इनकी ट्रांजैक्शन चेक करनी है। 100% फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो जो चीज़ें आ रही हैं आपने वो 100% चेक करनी है, और आपने सिर्फ हमें उसके ऊपर ओपिनियन देना है एब्सोल्यूट। देयर माइट बी द केस कि हाँ, अगर ऑडिटर को लगेगा कि क्या वाकई मैं 100% अश्योरेंस दे सकता हूँ, क्या मेरे पास 100% इंफॉर्मेशन ऑब्टेन होगी, तो माइट बी वो एक्सेप्ट कर लेगा और उसके अंदर फिर वो अपना ओपिनियन दे रहा होगा उस तरह से। लेकिन जनरली अगर हम नॉर्मल ऑडिट के अंदर जाएं, रिव्यू के अंदर जाएं, जिसके अंदर हम अपने ओपिनियन अपॉइंट कर रहे होते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स होते हैं, तो उसके अंदर हम लिमिटेड या रीजनेबल अश्योरेंस ही दे रहे होते हैं। मैंने अभी तक, आज तक मैंने अपने 5 ईयर के कैरियर में अभी तक कोई एब्सोल्यूट अश्योरेंस की रिपोर्ट देखी नहीं है। लेकिन इफ इट वुड बी, तो या हमें उसके लिए फिर एक सेपरेट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लिमिटेड अश्योरेंस, इसको हम मॉडरेट लेवल और नेगेटिव अश्योरेंस भी कहते हैं, जिसके अंदर हम अपना वर्डिंग कैसे लिख रहे होते हैं। इट इज अ मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस व्हिच एक्सप्रेस इन नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेस अस टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ, मेरी नज़र के अंदर कोई ऐसा मसला या कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं आया जिससे मुझे लगे कि यार ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही। यानी मैंने अपने आप को यहाँ पे कहा कि यार मुझे नहीं नजर आया। आपसे कोई पूछे कि यार आप जब रास्ते से किसी मार्केट गए हुए थे और मार्केट से घर आ रहे थे और आपको आपके वालदा आके या आपके वालिद साहब आके पूछे कि क्या तुमने रास्ते में देखा कि कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ था, आपने अपने आप को सेफ साइड पे रख के बोला कि अबू मैंने या वाले साहब मैंने तो रास्ते में नहीं देखा। यहाँ पे हो सकता है रास्ते में एक्सीडेंट हुआ हो, लेकिन आपने यहाँ पे कहा कि मेरी नजर में नहीं आया, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन। तो यहाँ पे आपने नेगेटिव वे में अपने एश्योरेंस दी, लेकिन आपने नेगेटिव एश्योरेंस दी कि मैंने नहीं देखा कि रास्ते में कोई एक्सीडेंट हुआ हो। तो यहाँ पे हम इस तरह अपने ओपिनियन को कैटर कर रहे हैं दैट नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेस अस टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ये किस तरह की अश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन दी जाती है, ओपिनियन दिया जाता है? दिस लेवल ऑफ अश्योरेंस इज यूजुअली गिवन इन द रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम बेसिकली जो 6 मंथली रिव्यू या 3 मंथली क्वार्टरली रिव्यू कर रहे होते हैं, जिसमें हम ओवरऑल कंप्लीट ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं अप्लाई कर रहे थे, तो वहां पे हम नेगेटिव अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे थे। और रीजनेबल अश्योरेंस, जिसको हम हाई लेवल पॉजिटिव अश्योरेंस भी कहते हैं, इट इज अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस विच इज एक्सप्रेस इन द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन। और पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन क्या है जो हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा था? अगर मैं यहाँ से आपको चलाता चलूँ,
अगर मैं आपको यहाँ से दिखाता चलूँ, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद द फ्रेमवर्क, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड इन फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द फ्रेमवर्क। ये है हमारा सेकंड टाइप ऑफ ओपिनियन। अगर मैं यहाँ पे चलूँ इसके ऊपर, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद द फ्रेमवर्क, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है। This level of assurance is usually given in audit of historical financial statement. Auditor is responsible to obtain the reasonable assurance and express opinion. He does not certify or guarantee that financial statements are free from all misstatements. Subsequent discovery of material misstatement does not by itself indicate failure to conduct an audit in accordance with ISAs. There may be some undetected material misstatement even after is conducted due to audit is conducted as per ISAs due to inherent limitation of audit. यहाँ पे हम एक चीज को पहले समझ लेते हैं। क्या ऑडिटर ने रीजनेबल एश्योरेंस दे दी, पॉजिटिव एश्योरेंस दे दी कि हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद द फ्रेमवर्क? क्या उसके अंदर फर्दर कोई एरर्स रह सकते हैं? क्या ऐसा कोई मसला हो सकता है जो कि ऑडिटर ने डिटेक्ट ना किया हो? और अगर निकल आए तो ऑडिटर के ऊपर क्या होगा? या ऑडिटर ने नेग्लिजेंस प्रोवाइड की है, नेग्लिजेंस से अपना ऑडिट किया है, क्या इस तरह का इंस्टेंस होगा? देखें, हम जब ऑडिट कर रहे होते हैं, हम ऑडिट में हमने ऊपर भी बात की कि हम 100% ट्रांजैक्शंस नहीं चेक कर रहे होते हैं, हम सैंपल बेसिस पे ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, हम मेजर ट्रांजैक्शंस को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। हमारी जजमेंटल बेसिस की सैंपलिंग होती है। तो हम ओवरऑल एक मटेरियल अमाउंट्स को, हम एक मटेरियल इंफॉर्मेशन को चेक कर रहे होते हैं। हमने अपने ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर प्लानिंग की, हमने एज पर स्टैंडर्ड्स सारा कुछ प्लान किया, हमने सारा कुछ चेक किया, और हमने अपना ऑडिट जो है कंडक्ट किया सही एज पर स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। फिर भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन रह गई जो कि एक फ्रॉड इंफॉर्मेशन थी या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कंडक्ट हुई हुई थी और हम उसको नहीं डिटेक्ट कर पाए, तो क्या ऑडिटर की ये नेग्लिजेंस है? देखें, यहाँ पे ना इनहेरेंट लिमिटेशन ऑलवेज रिमेन। इनहेरिटेंट लिमिटेशंस आपकी रहती हैं कि यार हर चीज एज ह्यूमन आप नहीं चेक कर सकते, क्योंकि आपने सैंपल बेसिस में ऑडिट को चेक किया था। आपने सैंपल जो उठाया उस सैंपल के अंदर क्या कहते हैं, वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी नहीं हुई हुई थी। आपने अदर जजमेंट्स के ऊपर आपने चेक की ट्रांजैक्शन, उसके अंदर आपको कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी नहीं इन्वॉल्व हुई। आपने बाकी चीजें चेक की, आपको सब कुछ ठीक नजर आया और आपने अपना ओपिनियन दे दिया। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपसे वो इंफॉर्मेशन हाइड की गई हो डिफरेंट वेज के थ्रू, क्योंकि फ्रॉड अगर किसी ने करना है उसने इतना ओपन एंड फ्रॉड तो नहीं करना कि वो डायरेक्टली पकड़ा जाए, या कोई इतनी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन कर दी गई है जिसके अंदर फ्रॉड डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाए। तो इनहेरेंट लिमिटेशन ऑलवेज रिमेन कि आप हर चीज को डिटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपना ऑडिट सारा परफॉर्म किया है, आपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट रखी है, तो फिर आपको बाद में कोई ये नहीं कह सकता कि भाई आपने नेग्लिजेंस किया, या अथॉरिटीज आपको ये नहीं कह सकती कि भाई आपने ये फ्रॉड क्यों नहीं डिटेक्ट किया, क्योंकि आप उनको बताएंगे कि देखें सर, एज पर स्टैंडर्ड्स हमारा ये रूल्स है, ये एप्लीकेबिलिटी थी, हमने ये चीज़ें परफॉर्म की थी, और मैंने एज पर स्टैंडर्ड मैंने अपनी सारी क्वालिटी को जो मेंटेन करना था ऑडिट के अंदर, एंगेजमेंट के अंदर, वो मैंने मेंटेन किया है। लेकिन स्टिल इनहेरेंट लिमिटेशन रहती है, नहीं डिटेक्ट हो पाया तो इसके अंदर ऑडिटर की नेग्लिजेंस नहीं है। ठीक है? तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो यहाँ पे ऑडिटर को सेफ साइड पे रखने के लिए, क्योंकि अथॉरिटीज ने इस चीज के ऊपर किया कि अगर आपका ऑडिट जो है कंडक्टेड एज पर स्टैंडर्ड है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, तो देयर माइट बी सम इनहेरेंट लिमिटेशन जिसकी वजह से आप मिसस्टेटमेंट्स आप ना डिटेक्ट कर पाए। लेकिन क्या हर दफा ऐसा होता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि 100 में से शायद एक या दो ही ऐसे ऑडिट होते होंगे जिसके अंदर कोई एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट ना हो पाए और बाद में इसके अंदर कोई इश्यू निकला है। और अगर इश्यू निकल भी आता है तो वो ऑडिटर डिटेक्ट करके आपको आइज़ा जो आईएस 8 है वो आपको अलाउ करता है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीस्टेट करते हैं और आप अपने ऑडिट ओपिनियन को दोबारा ठीक कर सकते हैं। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह। इनहेरेंट लिमिटेशन, जैसे हमने ऊपर बात की थी कि इनहेरेंट लिमिटेशन के ऊपर बहुत से ऐसे मसले होते हैं जो कि डिटेक्ट नहीं कर पाते, जो कि हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं अपने ऑडिट के अंदर। तो वो क्या ऐसे मसले हो सकते हैं? क्या ऐसी लिमिटेशंस होती हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसके अंदर एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, जजमेंट्स हैं, अनसर्टेनिटीज़ हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके आपकी आपकी जजमेंट है कि ये इतनी प्रोविज़न रिकॉर्ड होनी चाहिए इस लीगल केस के ऊपर। बाद में वो लीगल केस का कोर्ट ने, आपने एक प्रोविजन रिकॉर्ड की 100 रुपीज की, कोर्ट ने बाद में केस कर दिया कि भाई कोर्ट ने बाद में डिसीजन कर दिया कि नहीं भाई, आपने
₹300 आपने पे करने हैं। तो क्या आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके अंदर आपने प्रोविजन रिकॉर्ड की गई है ₹100 की, क्या वो खराब हो गई है? नहीं, आपका उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जजमेंट थी कि हाँ, ₹100 वक्त के सिनेरियो के लिहाज से कि हाँ, उस वक्त जो आपकी सिचुएशन थी, जो आपने प्रोसीजर परफॉर्म किए, जो आपको जजमेंट सर्टेन लगी और जो आपको लगा कि ये रीजनेबल जजमेंट है और ये रीजनेबल एस्टिमेट है, इस प्रोविजन के लिए आपने ₹100 रिकॉर्ड करवा दिए। तो इनहेरेंट लिमिटेशंस हो सकती हैं। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, आपके ऑडिट प्रोसीजर के नेचर ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सैम्पलिंग बेसिस आप लोग यूज कर रहे होते हैं, जिसके अंदर आप सारी की सारी ट्रांजैक्शंस नहीं चेक कर सकते। तो इसकी वजह से ऑडिटर के पास लीगल पावर नहीं होती, मैनेजमेंट ओवर आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, या मैनेजमेंट आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ही ना प्रोवाइड करें, ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के अंदर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, और अगर वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि डिटेक्ट करना आसान नहीं है, तो ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल कि वो 100% आपको एश्योरेंस दे सके, और इनहेरेंट लिमिटेशन विल ऑलवेज रिमेन। टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन होती थी, ये सारे एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन है, ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टीज है, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन है, गोइंग कंसर्न इश्यूज भी हो सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, एविडेंस, रिस्क एंड प्रोसीजर्स। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, इसके अंदर हम दो वर्ड्स को फोकस करेंगे, सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस। अगर हमने अपना ओपिनियन देना है तो हमारे पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, तभी हम जाकर अपना ओपिनियन देंगे कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज मटेरियल मिसस्टेटमेंट। Sufficiency is a measure of quantity of evidence and appropriateness is a measure of quality of evidence. Sufficiency हमें बता रही होगी कि हमें कितना ऑडिट एविडेंस चाहिए, और कितनी जो क्वांटिटी है वो डिपेंड कर रहा होगी कि हमारा रिस्क कितना है, और जो हमें पिछली इंफॉर्मेशन ऑब्टेन हुई है उसकी क्वालिटी क्या थी। और अप्रोप्रिएटनेस हमें बता रही होगी कि क्या हमारा वो जो ऑडिट एविडेंस है रेलेवेंट भी है या रिलायबल इंफॉर्मेशन भी है। तो हमने इस चीज के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। ऑडिट एविडेंस में भी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट टाइप, हम से हम डिफरेंट जगहों से, हम डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के थ्रू हम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। हम अपने ड्यूरिंग ऑडिट के अंदर इनसाइड आउटसाइड एंटिटी से ऑडिट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं। हमारे एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर के अंदर हम अपना ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर रहे होते हैं। हम प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट्स के थ्रू अपना ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर रहे होते हैं। हम एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करते हैं। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑडिट रिस्क के ऊपर कि ऑडिट रिस्क क्या होता है। द रिस्क दैट द ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर materially misstated. Audit risk is the product of risk of material misstatement and detection risk. देखो, ऑडिट के अंदर ना हमारा रिस्क ये एग्जिस्ट कर सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर मैं ऐसी ओपिनियन दे दूं, फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, और हालांकि अभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स रहती हों। ये है हमारा ऑडिट रिस्क कि हम गलत इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन ना दे दें। ये ऑडिट रिस्क बनता कैसे है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क के बेस के ऊपर। अगर हम इसके ऊपर चलें, ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के ऊपर कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है? द रिस्क दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्रायर टू ऑडिट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हैज टू लेवल्स, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड रिस्क एट assertion लेवल। मटेरियल में स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर होने के दो वेज हो सकते हैं, या तो सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या मेजर पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिस्क है कि मटेरियल में स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती होगी। ये कैसे हो सकता है? कि आपको इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर डाउट है, या कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज आपको ऐसी पता चली है कि कंपनी के अंदर फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज चल रही हैं, या पास्ट हिस्ट्री ऐसी थी जिसकी वजह से रिस्क बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया कि यार, क्योंकि इनके अंदर फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इस कंपनी के अंदर इन्वॉल्व है, या मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी के ऊपर डाउटफुल है, तो हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मेजर जो एरियाज है ना, जैसे कह हम कह लेते हैं कि रेवेन्यू ओवरस्टेट होगा, एक्सपेंसेस अंडरस्टेट होंगी, एसेट हमने ओवरस्टेट की होंगे, लाइबिलिटीज हमने अंडरस्टेट की होंगी, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी अच्छी रिप्रेजेंटेशन दे। तो ये रिस्क ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मेजर एलिमेंट्स के ऊपर है, तो ये हम कहेंगे कि रिस्क है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, कि ओवरऑल हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब हो सकती है। एंड सेकंड इज के रिस्क एट असर्शियल लेवल, कि हमें ये रिस्क है कि यार कोई ना कोई स्पेसिफिक एरिया एलिमेंट के अंदर रिस्क है, जैसे कि हमें लगता है कि यार रेवेन्यू ओवरस्टेटेड होगा, क्योंकि क्योंकि कंपनी लोन ऑब्टेन करने जा रही है बैंक के साथ, तो वो चाहेगी कि उनका रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा शो हो, एक्सपेंसेस वो डिक्रीज करेगी ताकि हमारा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा शो हो। तो कोई स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर रिस्क है जो कि पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट नहीं कर रहा।
तो ये हम कहेंगे कि ये है रिस्क एट असर्शन लेवल। नाउ असर्शन लेवल रिस्क के आगे दो कंपोनेंट्स हैं, एक इनहेरेंट रिस्क होता है और एक कंट्रोल रिस्क होता है। इनहेरेंट रिस्क रिस्क ड्यू टू द नेचर ऑफ एंटिटी एंड इट्स ट्रांजैक्शन। देखिए इनहेरेंट रिस्क तो रहेगा कि यार कोई ना कोई चोरी हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है, आप इस चीज को रोक नहीं सकते। हर वो चीज, हर वो रिस्क जो आप रोक नहीं सकते या आपके बस से बाहर है, वो आपके इनहेरेंट रिस्क के अंदर आ जाएगा। कंट्रोल रिस्क वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल। देखो, एक है इनहेरेंट इनहेरेंट रिस्क, आप किसी को पॉलिसीज बना सकते हो कि भाई आपने स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बना ली कि भाई जो फ्रॉड करेगा या कोई चोरी करेगा हम उसके खिलाफ ये करेंगे। लेकिन क्या उस पॉलिसी के बनाने से फ्रॉड या थेफ्ट 100% कंप्लीटली खत्म हो जाएगी? क्या नेचर ऑफ पर्सन हम चेंज कर सकते हैं कि एक अगर हमने गलती से किसी चोर को हायर कर ही लिया अपनी अकाउंट अपने डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, हमने उसकी ड्यू डिलिजेंस करवाई, अच्छा हमने बैकग्राउंड चेक करवाया कि भाई हाँ ये बंदे के ऊपर कोई पुलिस केस नहीं है, लेकिन वो इस वजह से था कि उसके ऊपर कोई पुलिस केस था नहीं, लेकिन वो चोरियां करता रहता था और उसने कंपनी के अंदर चोरी कर ली दोबारा। तो क्या ये इनहेरेंट रिस्क इवन आफ्टर ड्यू डिलिजेंस खत्म हुआ? नहीं। तो इनहेरेंट रिस्क हमेशा रहता है, लेकिन क्या कंट्रोल रिस्क ना आप खत्म कर सकते हैं कि आप फॉर एग्जांपल वो जैसे कि जब सामान बाहर लेके जा रहा था तो देयर शुड बी अ कंट्रोल, उसकी चेकिंग होती है, उसका अप्रूवल होता है। वो जब गोदाम से सामान लेके बाहर निकला था तो वहां पे चौकीदार उसको पूछता है या आपका जो मैनेजर था या वो जो स्टोर इंचार्ज था वो उससे पूछता है कि हाँ भाई ये सामान कहाँ लेके जा रहे हो, इसका कोई मुझे डॉक्यूमेंट दिखाओ, किसने मंगवाया, क्या करना है। अगर ये वहां पे कंट्रोल होते तो क्या वो चोरी कर पाता? नहीं, वो चोरी नहीं कर पाता। तो दिस इज समथिंग कि आपका इनहेरेंट रिस्क कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन क्या कंट्रोल रिस्क आपका बचा सकता है आपके फ्रॉड और इनहेरेंट रिस्क के साथ? तो यस, इन कंट्रोल रिस्क जो होते हैं वो आपको सेव आउट करते हैं, क्या कहते हैं, बचाने से ऑफ डिफरेंट थेफ्ट्स हो गई या किसी भी चीज के इश्यूज से। आगे चलते हैं डिटेक्शन रिस्क के ऊपर। डिटेक्शन रिस्क क्या है? द रिस्क दैट प्रोसीजर परफॉर्म बाय ऑडिटर विल नॉट डिटेक्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईदर इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मिसस्टेटमेंट्स। ये रिस्क क्या है? एज ऑडिटर आपने प्लानिंग की कि आप ये 5 प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। अगर इन प्रोसीजर्स के अंडर हर चीज का आंसर सही आया, यानी हमने एविडेंस लिया और उस एविडेंस के अंदर कोई इशू ना हुआ और हमने देखा है कि हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो देन हमारा ओपिनियन, हम डिस्क्लोजर चेक करेंगे, हम बैलेंस शीट आइटम चेक करेंगे, हम अपनी पीएनएल स्टेटमेंट चेक करेंगे और हमने ये सारे प्रोसीजर इन के ऊपर चेक किया, अगर सारा कुछ ठीक हुआ तो हम अपना ओपिनियन क्लियर दे देंगे। लेकिन हमने जो प्रोसीजर परफॉर्म किए उसके अंदर हमने कोई ऐसे प्रोसीजर परफॉर्म ही नहीं किए जो कि उस स्पेसिफाइड रिस्क के अकॉर्डिंग थे, या वो स्पेसिफाइड मटेरियल में स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती थी और उसको वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाए, वो उसको ऊपर हम देख ही नहीं पाए। फॉर एग्जांपल, हमने अपने ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर कंफर्मेशन भिजवाई, ठीक है, हमने कहा कि हम सैंपल बेसिस पे, ठीक है, अपनी ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर हम अपनी क्या कहते हैं कंफर्मेशन भिजवाएंगे। हमने कंफर्मेशन भिजवा दी, ठीक है, हमारे सैंपल ने, हमारा जो भी सॉफ्टवेयर था सैंपल का, उसने रैंडम बेसिस पे कोई सैंपल सेलेक्ट किए और हमने कंफर्मेशन भिजवा दी। अब एक पार्टी ऐसी थी जिसके अंदर लास्ट ईयर बैलेंस था 100 रुपीज का और इस साल बैलेंस आ गया है 20,000 रुपीज का। अब इतना बड़ा जो चेंज है, ठीक है, इतना बड़ा चेंज है हमारे सैंपल के अंदर, वो नहीं आया। हमें डिटेक्ट खुद करना चाहिए था कि यार देयर इज अ मेजर चेंज, इसको इवन दो हमारे अंदर हमारे सैंपल के अंदर इस ये पार्टी का नाम नहीं आया, हम इसको खुद सेलेक्ट करते हैं और हम इसके ऊपर कंफर्मेशन भिजवाएंगे, ठीक है, और इसकी हम सारी ट्रांजैक्शन को चेक करेंगे। और हमने कहा कि नहीं बस ठीक है, सैंपल के अंदर नहीं आया ये तो कोई मसला नहीं है, हम अपने सैंपल के ऊपर रिलाय करते हैं। तो दीज आर द काइंड ऑफ अ डिटेक्शन रिस्क। अच्छा, और उसी पार्टी के अंदर फ्रॉडलेंट एक्टिविटी इन्वॉल्व थी, वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन थी, ठीक है, और उसके अंदर फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व थी, वो सारी जो एंट्रीज थी, वो जो सारा बैलेंस था वो फेक था और हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए, और जिसकी वजह से अब हमारी क्या कहते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एक मिस स्टेटमेंट थी, एक फ्रॉडलेंट एक्टिविटी थी, हम डिटेक्ट नहीं कर पाए और हम अपनी जो दे रहे होंगे ओपिनियन दे रहे होंगे वो क्लियर दे रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे आप एक मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारी मटेरियलिटी बहुत छोटी थी, जैसे कि 20,000 का अगर उस फाइनेंशियल स्टेट उस पार्टी का बैलेंस था और हमारी मटेरियलिटी थी आई मस्ट से 3,000 रुपीज। अब मटेरियलिटी से ऊपर अगर हमारा मिस्टेक
ट्रेड बैलेंस हो तो हमने अपना ओपिनियन क्वालिफाई करना होता है। तो मैं अज़्यूम ये कर रहा हूँ कि हमारा जो ये रिस्क है और ये जो हमारी 20,000 का बैलेंस है, ये मेजर बैलेंस था, जिसकी वजह से हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। हमने अपने सैंपल के ऊपर खाली रिलायंस ली, जो कि हमें सॉफ्टवेयर ने निकाल के दिया, और हमने जजमेंट के ऊपर कोई सैंपल नहीं उठाया। तो दैट इज समथिंग कि ये हमारा डिटेक्शन रिस्क में आ जाएगा, और जिसकी वजह से हमने इन अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन दे दिया। डिटेक्शन रिस्क ये कैसे खत्म हो सकता है या रिड्यूस हो सकता है? एजुकेट प्लानिंग होनी चाहिए, असाइनमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सनल, एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ वर्क परफॉर्म। फॉर टॉपिक एसेंशियल फॉर प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट। क्या चीज़ ऐसी ज़रूरी है जिसके थ्रू हम अपना प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट कर सकते हैं? 2 चीज़ें हैं, प्रोफेशनल जजमेंट एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। पहले हम चलते हैं प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर। ऑडिटर इज़ रिक्वायर्ड टू अप्लाई प्रोफेशनल जजमेंट इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ ऑडिट। Professional judgment is the application of cumulative audit knowledge, experience, and training within the context of accounting, audit, and ethical standard during an audit to reach an appropriate course of action and conclusion which is appropriate in the circumstances. ऑडिटर जजमेंट, जो आपकी प्रोफेशनल जजमेंट होती है ना, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपका वे ऑफ थिंकिंग है कि हाँ, आपने जज किया अपनी एक्सपीरियंस की बेसिस पे, आपकी ट्रेनिंग की बेसिस पे, आपकी नॉलेज की बेसिस पे कि यार ये काम ऐसे होता है, लेकिन इस कंपनी के अंदर ये काम ऐसे नहीं हो रहा। ये दूसरे वे में हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये किसी रीज़न की वजह से कर रहे हैं, कोई वाक़ई सॉलिड रीज़न है, या किसी चीज़ को छुपाने के लिए कर रहे हैं, या कोई एस्टिमेट है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी जजमेंट है कि नॉर्मली इस तरह के केसेस के ऊपर, लीगल केसेस के ऊपर जो जो जज है वो 2 लाख रुपए की पेनल्टी डालता है। लेकिन इन्होंने सिर्फ़ रिकॉर्ड की हुई है या तो 20,000 रुपए की या 10 लाख रुपए की। तो क्या ऐसा डिफ़रेंस है, या क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वज़ह से इतना डिफ़रेंस है? आपकी जजमेंट होगी, आप उससे कहोगे कि भई क्वेश्चन करोगे, भई क्यों? मेरी जजमेंट के अकॉर्डिंग इसकी इतनी प्रोविज़न नहीं रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, इतना पेनल्टी रिकॉर्ड होनी चाहिए, या इतनी पेनल्टी रिकॉर्ड होनी, मुझे बताओ रीज़न क्या है? ये मैंने अपने नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के थ्रू जज किया कि ये जो प्रोविज़न है, ये मेरी ठीक रिकॉर्डेड नहीं है। तो बेसिकली आपने अपनी जजमेंट, अच्छी साउंड जजमेंट अप्लाई करनी होती है, अपनी ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स, अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, और आपने एक ओवरऑल अच्छे कंक्लूजन को रीच आउट करना होता है। तो आगे हम चलते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के ऊपर। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होता क्या है? पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज़ एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स क्वेश्चनिंग माइंड, being alert to the condition which indicate the possible misstatement due to fraud or error, and critical assessment of audit evidence। अगर मैं एक आसान ज़ुबान में बात करूँ तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है ऑलवेज़ हैविंग अ क्वेश्चनिंग माइंड, कि आपने हमेशा क्लाइंट ने या मैनेजमेंट ने जो भी आपको बताया है, उसके ऊपर उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेना, आपने क्वेश्चन करना है। एक तरह से अगर मैं कहूँ ना कि आपने शक्की इंसान बन जाना है, तो हाँ, आपने हमेशा शक करना है कि नहीं, तुम ये कह रहे हो, नहीं ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ये ऐसा क्यों है? ऐसे इस तरह इधर क्यों है, वहाँ पे क्यों नहीं था, या बाकी जगहों पे क्यों नहीं ऐसे हो रहा? हमेशा शक करो कि नहीं, कोई ना कोई तो मसला होगा, कोई ना कोई तो मिसस्टेटमेंट होगी, कोई ना कोई फ्रॉड होगा, या कोई ना कोई एरर हो सकता है। या आपको कोई जो एविडेंस दिया गया है, आप उसके ऊपर एक क्रिटिकल असेसमेंट करो कि क्या ये एविडेंस फेक तो नहीं है? क्या इसकी जो डेट है, वाक़ई इस डेट को हम ये क्या कहते हैं, ऑडिट जो रिकॉर्ड प्रोवाइड किया गया है, ये जो एंट्री पास की है, उसी डेट पे रिकॉर्ड की गई होगी। तो आपने एक तरह से शक्की इंसान बन जाने को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कहेंगे। It means that auditor should not believe everything which management tell him. Rather, he should obtain corroborative evidence and should investigate if there is a conflict. Obviously, ऑडिटर को अगर मैनेजमेंट ने कुछ बताया, उसके ऊपर बिलीव नहीं करना, उसके ऊपर आपने एविडेंस लेना है कि आप ये जो कह रहे हो ठीक है, इसका मुझे कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो, और इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन फर्दर करो, आप इंक्वायरीज करो, आप थर्ड पार्टी से इनको इन्वॉल्व करो, आप लोगों ने अलर्ट रहना सिचुएशंस के ऊपर। इंडिपेंडेंस, ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है कि ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो इस ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। हम इसको जाके हम आइदर 210 में और 220, और जो हमारे एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, हम इसको सारों को मिला के पढ़ते हैं कि हम जब कंटीन्यूअस एंड एक्सेप्टेंस स्टेज होती है, जिसमें हम फिर आइदर 200 को भी इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, हम उसके अलावा अपने एथिकल स्टैंडर्ड को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं कि क्या हमने सारे स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करते हुए कोई ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट किया। हम इसके ऊपर बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम रहते हैं कि इंडिपेंडेंस क्या होती है। इंडिपेंडेंस मीन ऑडिटर शुड बी फ्री टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर विदाउट एनी बायस इन्फ्लुएंस। Auditor should be independent of financial, personal, and employment relationship with the client.
इंडिपेंडेंस इज रिक्वायर्ड फॉर एश्योरेंस एंगेजमेंट, नॉट रिक्वायर्ड फॉर नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट। देखें, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भाई आप अगर इंडिपेंडेंट ही नहीं हो और आप बायस्ड हो, आप किसी भी रीजन के साथ किसी भी रीजन से बायस हो सकते हो, तो क्या आप अच्छे ऑडिटर हो सकते हो या उस कंपनी का आप सही ऑडिट करोगे? ऑब्वियसली अगर आपका वो जो डायरेक्टर है वो आपका बड़ा भाई है या कोई बहुत अच्छा दोस्त है या कोई बिजनेस पार्टनर है और आप उसके मटेरियल में स्टेटमेंट पकड़ते हो उस कंपनी की और उसके ऊपर क्वालिफाइड ओपिनियन देते हो, तो क्या आपका उसके साथ रिलेशन नहीं खराब होगा? तो आप तो इस डर से ही उसके साथ अपना रिलेशन ना खराब हो, आप उस चीज को लेके चल रहे होगे कि मैं यार इसको जाने देता हूँ स्टेटमेंट को, ये ना हो मेरा इसके साथ रिलेशनशिप खराब हो जाए तो क्या वो आप इंडिपेंडेंट हो? नहीं, आप इंडिपेंडेंट ही नहीं हो। तो फॉर परफॉर्मिंग द ऑडिट यू शुड बी इंडिपेंडेंट इन एवरी सिचुएशन, वो पर्सनल हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है। अच्छा, इंडिपेंडेंस कब जरूरी है? रिक्वायर्ड फॉर अश्योरेंस एग्रीमेंट एंगेजमेंट, जिसमें आपने कहा है ऑडिट रिव्यू हो गया और अदर रीजनेबल लिमिटेड अश्योरेंस होती हैं। और नॉन एश्योरेंस के अंदर ये नहीं जरूरी होता थी क्योंकि एग्रीड अपन प्रोसीजर है, कंपाइलेशन एंगेजमेंट है। देखें, एश्योरेंस एंड नॉन एश्योरेंस को समझते हैं। सबसे पहले एश्योरेंस एग्रीमेंट के अंदर, एंगेजमेंट के अंदर हम क्या कह रहे होते हैं कि हाँ, हमने ये चीजें चेक की हैं एंड वी सी दैट देर इज नो मटीरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या देर इज अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आप ओपिनियन दे रहे हैं कि हाँ, मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं ठीक है। अगर आपकी जजमेंट बायस्ड होगी तो वहां पे मसला होगा, तब भी आप कहेंगे कि कोई मसला नहीं है। या अगर आपकी ओपिनियन बायस है, अगर आपका उस इंसान के साथ वैसे ही अच्छे रिलेशन नहीं है तो आप उसको फंसाने के लिए भी कोई मसला नहीं है, तो आपको होगा कि हाँ, देयर आर इश्यूज इन दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस वजह से इंडिपेंडेंट होना एश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन क्या नॉन एश्योरेंस के लिए जरूरी है? नहीं, नॉन एश्योरेंस के लिए कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप अग्रीड अपॉन प्रोसीजर, फॉर एग्जांपल क्या होते हैं? अग्रीड अपॉन प्रोसीजर होते हैं कि भाई आपने स्पेसिफिक कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया कि हाँ भाई, हम सिर्फ और सिर्फ कोई ओपिनियन नहीं देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ आपके ऑडिट स्टाफ की जो इंटरनल कंट्रोल है उसको टेस्ट करेंगे कि हाँ, क्या इंटरनल कंट्रोल ठीक चल रहे हैं, सही बने हुए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हम आपको एक रिपोर्ट दे देंगे कि हाँ, हमें ये खामी लग रही है या आप इसको देख लें, इसको ठीक कर लें। ये इस तरह के एग्रीड अपॉन प्रोसीजर होते हैं। कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स होती हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे कि कंपाइलेशन एंगेजमेंट क्या होती है, किस किस टाइप के नॉन एश्योरेंस एग्रीमेंट्स होते हैं और किस किस टाइप के नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स होती हैं। हम इसको बाद में जाके कैटर करेंगे इंशाल्लाह। Complying with the ISAs relevant to the audit. To obtain the reasonable assurance, it is compulsory for auditor to comply with all the required procedure of ISAs. Auditor shall state compliance with ISAs in the audit report only if he has complied with all the requirement of ISAs. मैंने ऊपर बात की थी कि देर आर इनहेरेंट रिस्क कि कोई ना कोई मटेरियल में स्टेटमेंट माइट भी पॉसिबली ना डिटेक्ट हो पाई हो, क्योंकि फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की वजह से या इनहेरेंट लिमिटेशंस की हमने बात की थी कि इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से हमने कोई ना कोई मिसस्टेटमेंट रह गई है। लेकिन क्या वो इस वजह से रही होगी कि हमने अपने आइजाज की कंप्लायंस नहीं की? नहीं, हमने आइजाज की कंप्लायंस हमेशा करनी है, हमारे पर कंपलसरी है। और अगर हमने कोई कंप्लायंस नहीं की तो दिस इज द केस ऑफ नेग्लिजेंस। हम एज ऑडिटर हमने प्रोफेशनल डेवलपमेंट और अपनी इंटेग्रिटी और कॉम्पिटेंसी के ऊपर हमने क्वेश्चन राइज करवाया है, तो हमने आईएसएस की कंप्लायंस हमेशा करवानी है। दिस इज अ जस्ट नॉर्मल केस ऑफ सिनेरियो कि आपने आईएसएस की कंप्लायंस करनी है। अच्छा, किन केसेस में हम आईएसए को कंप्लाई नहीं करेंगे तब भी कोई इशू नहीं है? वेदर इफ देर इज एनी कंडीशन जहां पे आईएसए रेलिवेंट ही नहीं है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, और नॉट प्रैक्टिकल, कोई ऐसा सिनेरियो आ गया जिसकी वजह से आईएसए की कंप्लायंस की नहीं जा सकती या किसी लॉ की रिस्ट्रिक्शन की वजह से और प्रैक्टिकेबल नहीं रहा, तो उस केस में भी आप एक्सेप्शन को क्या कहते हैं अप्लाई करते हो। लेकिन आपने क्यों नहीं उस आइज़ा की रिक्वायरमेंट को कंप्लाई किया, क्यों रेलेवेंट नहीं थी या क्यों प्रैक्टिकेबल नहीं थी, ये आपने डॉक्यूमेंट ज़रूर करना होता है। सो आज की क्लास हम इधर ही ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हाज़िर होऊँगा, जिसमें मैं आइज़ा 210, 220 एंड एथिक्स की कुछ चीज़ों को डिस्कस करूँगा, जिसकी वजह से जिसमें हम फिर देखेंगे कि एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस हमारा ऑडिट एग्रीमेंट क्या होता है, एंगेजमेंट लेटर क्या होता है, हर एथिकल कौन सी रिक्वायरमेंट है जो हमारी कंप्लाई हो रही होती हैं। तो हम उसके ऊपर फर्दर मैं इंशाल्लाह क्लास करूंगा, जिसके अंदर मैं मेजरली डिस्कस करूंगा एज अ 220, 210 एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन हो जो चाहिए हो मुझसे, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप मेरे से लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और आप मेरे से ईमेल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना ईमेल आईडी और अपनी लिंक्डइन आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और जो ये नोट्स हैं, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे दूंगा, आप वहां से ये नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फील फ्री टू रीच मी आउट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।